साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि आज हमने ट्रांसक्रिप्शन को खत्म कर दिया है, तो अब जो हमारा नया टारगेट होगा वो हम ट्रांसलेशन को समझेंगे। बट ट्रांसलेशन को समझने से पहले हमको 2 चीज़ों को और डिटेल में समझना होगा। तो उसमें 2 चीज़ें जो आपकी इम्पोर्टेंट आती हैं, वो आपका आरएनए होता है और दूसरा जो आपका है, वो आपका राइबोसोम है। तो सबसे पहले हम आपको आरएनए और राइबोसोम्स के बारे में थोड़ा-सा समझा देते हैं। जैसा कि आरएनए हमने बना लिया, तो अब कितने टाइप के आरएनए हो सकते हैं, क्या-क्या इसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलता है और जो आपकी प्रोटीन की मशीनरी होती है वो हमारी राइबोसोम होती है। तो हम इस दोनों पहलू पर डिटेल में चर्चा कर लेते हैं ताकि हमको ट्रांसलेशन समझने में आसानी रहे। ठीक है? तो अब यहाँ पे देखिएगा जैसा कि आरएनए के बारे में लिखा हुआ है, तो जैसा कि आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन में भी आपने पढ़ा होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए ये फंडामेंटली जो होता है वो सेम होता है, बट यहाँ पे डिफरेंस कुछ पाए जाते हैं। तो क्या डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में? तो पहला डिफरेंस क्या है कि डीएनए में क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है और यहाँ पर क्या होता है, राइबोज शुगर होता है। तो ये आपका पहला डिफरेंस हो जाता है। दूसरा, अगर मैं बेस की बात करूँ तो डीएनए के पास थाइमीन है, आरएनए के पास यूरेसिल है। इसके बाद आरएनए इज ए मेड अप ऑफ ओनली वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की होती है, जो कि मोस्टली जो होता है ये आपका सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है? हालांकि डबल स्ट्रैंडेड केसेस भी हमको देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कुछ आपके एक्सेप्शन केस हैं, जो कि आरएनए इज ए फाउंड इन द रियो वायरस में पाया जाता है, जो कि आपका डबल स्ट्रैंडेड होता है, यानी कि इसके पास 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होगी। इसके बाद टाइप्स ऑफ द आरएनए की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं ब्रॉड लेवल पे क्लासिफाई करता हूं, तो मुझे जेनेटिक आरएनए होता है और एक आपका नॉन जेनेटिक होता है। जेनेटिक आरएनए का मतलब जो आपका जीनोमिक आरएनए होता है, तो जैसे कि कुछ वायरसेस में क्या होता है, आरएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है और वो ट्रांसफर होता है, जैसे आपका डीएनए होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इसमें जो आपका एग्जांपल है वो आपको नहीं भूलना है, वो आपका टीएमवी है, टोबैको मोज़ाइक वायरस, और इसके अलावा आपका बैक्टीरियोफाज है और आपका रियो वायरस है। तो ये आपको याद रखना है, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नॉन जेनेटिक आरएनए की मैं जब भी बात करूंगा, तो मेरे पास 3 टाइप्स के आरएनए हो जाएंगे। एक मेरा राइबोसोमल आरएनए होगा, एक मेरा ट्रांसफर आरएनए होगा और एक मेरा एमआरएनए होगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने बायोमोलिक्यूल्स में भी आपने पढ़ा होगा कि आरएनए जो होता है वो फंक्शन करता है एज अ एडाप्टर का काम करता है, स्ट्रक्चरल का काम करता है। तो इन दोनों पहलुओं को हम अभी आगे जाके समझेंगे कि एडाप्टर का मतलब क्या है और स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है। और कुछ कुछ केस में ये क्या करता है, आपका कैटलिस्ट का काम करता है, और जब आरएनए अगर कैटलिस्ट के तरीके काम करता है तो मैं इसको क्या कहता हूँ, मैं इसको राइबोजाइम कहता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज मुझे याद रखनी है। तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आगे होगी, जो बेसिक क्वेश्चंस आपसे डिसाइड पूछा जा सकता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको राइबोसोमल आरएनए के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा आरएनए सबसे ज़्यादा है, तो चूंकि आप खुद ही सोचिए कि आपके पास 3 आरएनए हो गए, जिसमें राइबोसोम जिसके पास लगा हुआ होगा। ठीक है? राइबोसोम जो है वो आपकी प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। इसी की मदद से जब आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, तो राइबोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, जो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो यानी कि जो राइबोसोमल आरएनए मेरे पास है, वो सबसे ज्यादा है, यानी कि 80% जो आपके सेल्स में आरएनए होता है वो मेरा कौन सा होता है, जो होता है वो मेरा राइबोसोमल आरएनए होता है। इसके बाद इसको डिस्कवर किया है इन साइंटिस्ट ने, नाम याद कर सकते हो तो राइट कर लेना। राइबोसोमल में आपके राइबोसोम लिखा हुआ है, तो ये कहाँ पाया जाएगा, राइबोसोम में पाया जाएगा। और इसके अलावा प्रोड्यूस कहाँ होता है, तो ये न्यूक्लियोलस से प्रोड्यूस होता है। ये क्वेश्चन आपका डराइव हो सकता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो आपका न्यूक्लियोलस से प्रोड्यूस होता है। मतलब जब न्यूक्लियस आप पढ़ते हैं तो वहां पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको मैं न्यूक्लियोलस कहता हूँ। ठीक है? तो याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे स्टेबल आरएनए कौन सा है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जो इतना बड़ा काम कर रहा है तो यानी कि उसमें स्टेबिलिटी होगी। तो यानी कि राइबोसोमल आरएनए जो मेरा है वो सबसे मोस्ट स्टेबल टाइप का आरएनए है। इसके अलावा दे आर प्रेजेंट इन 80s टाइप ऑफ राइबोसोम। मतलब राइबोसोम 2 तरीके के होते हैं, एक आपका 70s होता है, एक आपका 80s होता है। रिकॉल कर लेते हैं, यूकैरियोट में मुझे यूएससीएस देखने को मिलेगा और 70s मुझे प्रोकैरियोट और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में देखने को मिलेगा। याद आ गया? इसके अलावा जो 80s होता है, इसको आप ये मत समझिएगा कि गणित में 2 चीज़ों को तोड़ दें तो 50 और 30 मैं कर दूँ, तो यानी कि 50, 30, 80 हो जाएगा। ये गलत हो जाता है। ठीक है? याद रखिएगा, ये नहीं होता है। 80s जो होता है ये आपका 60s और 40s की सब यूनिट से बना हुआ होता है, और 50s जो होता है वो आपका 50 और 30 का बना होता है। तो ये कहानी याद रखिएगा। इसके बाद आपको जो याद करना है, इसमें जो आपकी सब यूनिट हो गई है,
तो ये कहानी होगी। इसके अलावा जो आपकी 60s की जो सब यूनिट्स होती है राइबोसोम की, उसमें 3 और होती हैं, जिसमें आपका 5s होता है, 5.8s होता है, 28s होता है। तो बाकी मैंने इसको और भी अच्छे फिगर्स में लगाया है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। जो आपका 40s होता है, इसका जो स्मॉल फ्रेगमेंट होता है, वो आपका केवल एक टाइप का आरएनए जो होता है, यहाँ पे 18s आरएनए जो होता है, ये आपका बनाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होता है। ठीक है, यानी कि 40s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम हैज ओनली वन टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनए, जो कि आपका 18s होगा। और यही जब मैं प्रोकैरियोट की बात करता हूं तो वहां पे 16s हो जाता है। ठीक है, तो 80s राइबोसोम हैज टोटल 4 टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनए। अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करता हूं तो मुझे 70s देखने को मिलेगा, जो 50 और 30 का जुड़ा होगा। 50s सब यूनिट भी आपका 2 टाइप का होता है राइबोसोमल आरएनए, यहाँ पे 5s और 23s देखने को मिलेगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप पेप्टाइड की सिंथेसिस पढ़ेंगे तो यही आपका कैटालिटिक का काम करेगा। इसके अलावा 30s सब यूनिट जो होती है, यहाँ पे मुझे 16s देखना पड़ेगा। तो ये आपका थोड़ा क्लासिफिकेशन है, इसको आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा। और एक चीज जो आपको याद रखनी है, वो आपको ये याद रखनी है कि 5s राइबोसोमल आरएनए जो है, वो आपको दोनों में देखने को मिल रहा है। यानी कि आपको प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिल रहा है और यूकैरियोट्स में भी देखने को मिल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पहलू है, याद रखिएगा। इसके अलावा 70s राइबोसोम 3 टाइप का होता है, ये हमने समझ लिया। फंक्शन क्या करता है, तो एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोमल आरएनए प्रोवाइड अटैचमेंट साइट टू ट्रांसफर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए एंड अटैच देम ऑन द राइबोसोम। तो यानी कि जो आपका राइबोसोमल आरएनए होता है, ये आपका अटैचमेंट करता है ताकि टीआरएनए और एमआरएनए जुड़े रहें, जिससे प्रोटीन की सिंथेसिस राइबोसोम पर हो सके। इसके अलावा इट अटैचेस ट्रांसफर आरएनए टू द लार्जर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम एंड एमआरएनए टू द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। तो ये सारी कहानी होती है, जिसको आपको मोटा मोटा याद रखना है। यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं ट्रांसफर आरएनए की, तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर आरएनए का काम क्या होता है, ये आपका परसेंटेज की बात करूं तो ये आपका मॉडरेट होता है। मतलब सबसे ज्यादा तो आपका राइबोसोमल आरएनए हो जाएगा, उसके बाद 10 से 15% जो होता है वो मेरा टीआरएनए होता है। इसकी सिंथेसिस जो होती है, इसकी सिंथेसिस न्यूक्लियस में होती है बाय द डीएनए के द्वारा। इट इज आल्सो नोन एज अ सॉल्युबल आरएनए भी बोलते हैं। अब इसको सॉल्युबल आरएनए क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप इसको 1 मोलर NaCl में अगर आप डिसॉल्व कर दोगे तो ये क्या हो जाता है, आसानी के साथ डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको एडिशनल कहानी याद रखनी है कि जो आपका ट्रांसफर आरएनए है, उसको मैं सॉल्युबल आरएनए भी कहूंगा। तो ये आपकी थोड़ी मेमोरी वाली चीजें हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा ट्रांसफर आरएनए को ही मैं क्या बोलता हूँ, एडाप्टर आरएनए बोलता हूँ। और सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए जो आपसे पूछा जाएगा, वो मेरा क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई। इसके बाद फंक्शन क्या करता है, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इट एक्ट एज ए कैरियर फॉर अमाइनो एसिड, यानी कि ये अमाइनो एसिड्स को क्या करेगा, कैरी करेगा, लेकर आएगा। स्ट्रक्चर जो होता है, ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जो है, वो आपका टीआरएनए का है। टीआरएनए में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसमें 2 तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। एक आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखा गया है और एक आपका टर्सरी भी देखा गया है, तो हम उसकी चर्चा करेंगे। तो एक आपके साइंटिस्ट हैं, हॉली है, जिन्होंने प्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंट किया है क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ इट्स स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर द टीआरएनए अपीयर क्लोवर लीफ लाइक होता है। तो अगर 2D की बात करता हूं, तो ट्रांसफर आरएनए जो है, ये आपका क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर को शो करता है। लेकिन जब मैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जाता हूं, जो कि किम ने प्रपोज किया है, और ये आपका इन्वर्टेड एल शेप्ड होता है। तो ये आपको याद रखना है, जब आप 3D स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं, तो ये आपको इन्वर्टेड एल शेप्ड देखने को मिलता है। और बाकी ये टिपिकली जो होता है, ये आपका क्लोवर लीफ मॉडल प्रस्तुत किया गया है, जो कि आप फिगर के माध्यम से आसानी से समझ जाएंगे। इसके अलावा द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए लुक्स लाइक ए क्लोवर लीफ, एक पर्टिकुलर पत्ती की जैसा दिखता है, बट इन एक्चुअल स्ट्रक्चर द ट्रांसफर आरएनए इज ए कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल व्हिच लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल शेप, यानी कि ये आपका इन्वर्टेड एल शेप इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप किसी भी बुक में उठा के देख लीजिएगा, तो वो चीजें आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा देयर प्रेजेंट 3 न्यूक्लियोटाइड इन पर्टिकुलर सीक्वेंस एट 3 प्राइम एंड पर दिखाते हैं टीआरएनए, एंड ऑफ द टीआरएनए, एंड द सीक्वेंस जो होता है, ये सीसीए होता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जहां पे अमाइनो एसिड से सीसीए पर क्या होता है, अमाइनो एसिड आके बाइंड करते हैं। इसके अलावा ऑल द 5 प्राइम एंड, जो कि आपका लास्ट एंड हैविंग ग्वानिन वगैरह होगा, तो ये आपको पता ही है। 3 प्राइम एंड इज नोन एज ए एक्सेप्टर एंड, मैं इसको कहूंगा, ये आपको याद रखना है। 3 प्राइम एंड जो होता है, एक्सेप्टर होता है, और इस पे सीसीए आर्म होता है। मतलब सीसीए आर्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जब आप 3 प्राइम का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो वहां पे सीसीए न्यूक्लियोटाइड्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसफर आरएनए एक्सेप्ट करता है अमाइनो एसिड को एट द एक्सेप्टर पॉइंट पे। अमाइनो एसिड बाइंड करते हैं 3 प्राइम एंड बाई सी डबल ओ एच ग्रुप। The molecule of the tRNA is folded, and due to folding, some complementary nitrogenous base come across with each other and form hydrogenous bond का formation करते हैं, जो आपको समझ में आएगा।
ठीक है। इसके अलावा कुछ प्लेसेस पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाते हैं, जिससे वहां पे एक लूप का फॉर्मेशन होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ प्लेसेस पे जेन्युइन क्या होता है कि ट्रांसफर आरएनए आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जब ये फोल्डिंग के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस एक साथ आते हैं, तब वहां पे कॉम्प्लेक्स होकर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, और जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है वहां पे लूप बनता है। बाकी ये आप स्ट्रक्चर में देख लीजिए। अगर मैं ट्रांसफर आरएनए की बात करूं तो ये आपके तरीके का एडाप्टर मॉलिक्यूल है। ठीक है। मेरा जो एमआरएनए है उसके पास कोडॉन है, ट्रांसफर आरएनए जो है उसके पास एंटी कोडॉन है। ये चीज तो आपको याद ही रखना है। ठीक है। ट्रांसफर आरएनए के पास एंटी कोडॉन लूप होता है दैट हैज बेसेस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडॉन, जो हमने ऑलरेडी समझा है कि कोडॉन के ऊपर जो बेस होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट, जैसे यूरेसिल के सामने एडेनिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, एडेनिन के सामने यूरेसिल, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। जो उसका अपोजिट कह लीजिए। ठीक है। एंड इट आल्सो हैज एन अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है विच इट बाइंड अमाइनो एसिड। ट्रांसफर आरएनए स्पेसिफिक फॉर ईच अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है। फॉर इनिशिएशन देयर इज ए अनदर स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए, जिसको मैं इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए कहूंगा। इसके अलावा इसी में जो एक लाइन लिखी हुई है, जो कि आपका क्वेश्चन डराइव होता है कि आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस क्यों स्टॉप हो जाती है। क्यों स्टॉप हो जाती है? क्योंकि देयर आर नो स्टॉप कोडॉन फॉर ट्रांसफर आरएनए। यहीं पर आपका क्वेश्चन छिपा हुआ है, पूछा जाता है। In figure, the secondary structure of the tRNA has been depicted that looks like a clover leaf like, and actual जो होता है ये आपका inverted L shaped होता है। तो ट्रांसफर आरएनए के कहानी में आपको इतनी सारी कहानी आपको याद रखनी होगी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसने दिया है, टर्सरी स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। ठीक है। और एंटी कोडॉन, कोडॉन और ट्रांसफर आरएनए मेरे स्टॉप कोडॉन के लिए नहीं प्रेजेंट है, इसी वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस जो होती है वो हाल्ट हो जाती है। ये आपका स्ट्रक्चर है जो कि आप देख सकते हैं। एंटी कोडॉन ऑफ द टी आरएनए रिकॉग्नाइज्ड एंड बेस पेयर विद द कोडॉन ऑन द एमआरएनए। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर ही होना चाहिए कि कोडॉन पर मेरा एमआरएनए पर मेरा कोडॉन होगा, जिसको रिकॉग्नाइज करेगा एंटी कोडॉन। बाकी ये मेरा एक्सेप्टर आर्म होगा, सीसी आर्म होता है, 3 प्राइम एंड आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डीबीटी में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये आपका ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर है। बाकी डिटेल में जाएंगे तो ये आपका कोडॉन, एंटी कोडॉन हो जाता है। यहाँ पे एक आपकी एक्स्ट्रा लूप होती है, ये आपका डीएचयू लूप होता है, जो कि आपका 8 से 12 बेस होता है। मतलब जब ये स्ट्रक्चर बनाता है तो आपको यहाँ सब हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल रहा है, जब ये घूमा है, मतलब सब आपस में फोल्ड हुआ है। लेकिन कहीं कहीं पर ये घूम नहीं पाया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, लूप बोलूंगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये लूप क्यों कह रहे हो भैया, तो मैं क्या कहूंगा कि लूप मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाया है। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यहाँ पे नहीं है, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी वजह से मैं इसको लूप कहता हूं। अब ये लूप कितने तरीके के होते हैं इनको समझ लीजिए। देयर आर सम एबनॉर्मल नाइट्रोजनस बेसिस इन द लूप में पाए जाते हैं, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन बॉन्ड आर नॉट फॉर्म। पूछेगा कि क्यों नहीं भैया हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाए, क्योंकि ट्रांसफर आरएनए के पास कुछ एबनॉर्मल लूप्स पाए जाते हैं या एबनॉर्मल बेसिस पाए जाते हैं। उसमें जब आप देखेंगे आपको एक आइनोसिन मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा यूरेसिल होता है, लेकिन यहाँ पे स्यूडो यूरेसिल होता है, और स्यूडो यूरेसिल का जो सिंबल होता है वो आपका साई होता है, एक तरीके का त्रिशूल जैसा सिंबल होता है, और एक आपका डाई हाइड्रोक्सी यूरिडिन होता है। तो ये कहानी याद रहेगी। बाकी इसके आगे मैं आपको फिगर से भी समझाऊंगा, जो कि बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जो आपका टी ओमेगा सी होता है ये आपका अटैचमेंट लूप होता है। ठीक है। दिस लूप कनेक्ट ट्रांसफर आरएनए टू द लार्जर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम से जाके बाइंड करेगा। तो यानी कि टी ओमेगा सी जो मेरा है ये आपके यहाँ पर जो आपका ये लूप है, ये लूप से क्या होगा, आपका राइबोसोम आके बाइंड करेगा। समझ रहे हो भाई? यहाँ पे मेरा राइबोसोम आके बाइंड कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लार्जर सब यूनिट बाइंड करेगा। रिकॉग्नाइजेशन जो होता है ये आपका एंटी कोडॉन लूप है, जो कि आपका नीचे बैठा हुआ है, ये आपका रिकॉग्नाइजेशन लूप है, जहां पे 7 बेसिस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि एंटी कोडॉन है, और यहाँ से जो आपका क्या करेगा, कोडॉन को रिकॉग्नाइज करेगा। ये कहानी मैंने पढ़ लिया। दिस इज द मोस्ट स्पेसिफिक लूप ऑफ टीआरएनए। डिफरेंट टाइप ऑफ टीआरएनए आर डिफरेंट ड्यू टू दिस लूप। देयर आर ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, जिसको मैं क्या कहूंगा, एंटी कोडॉन कहूंगा। tRNA recognize its place on mRNA with the help of anticodon. The anticodon of tRNA recognize a complementary sequence की वजह से वो उसको रिकॉग्नाइज करता है। किसको रिकॉग्नाइज करता है? कोडॉन को रिकॉग्नाइज करता है, और कोडॉन जो होता है वो मेरा mRNA पर होता है। ठीक है। ये सब बार बार मैं 1000 बार इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि दिमाग में छप जाए। ठीक है। इसके बाद जो मेरा आपका डीएचयू लूप होता है, इसमें क्या होता है, इट इज आल्सो नोन एज अमाइनो एसाइल सिंथेटेज रिकॉग्नाइजेशन लूप होता है। जब आप ट्रांसफर आरएनए के बाद जब आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वहां पे अमाइनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम की बहुत आवश्यकता पड़ती है, जो एक तरीके से चार्जिंग में इन्वॉल्व होता है। तो उसके लिए जो होता है, मुझे डीएचयू लूप जो होता है उस पर आके वो बाइंड करता है। अमाइनो एसाइल सिंथेटेज इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम होता है। द फंक्शन ऑफ एंजाइम टू एक्टिवेट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमाइनो एसिड को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, या ओवरऑल चार्जिंग स्टेप इसको बोलते हैं। आफ्टर एक्टिवेशन दिस एंजाइम अटैचेस
द अमाइनो एसिड टू द 3 प्राइम एंड ऑफ द ट्रांसफर आरएनए। इसके अलावा देयर आर 20 टाइप ऑफ एंजाइम्स फॉर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये एक चीज याद रखिएगा, जब आप अमाइनो एसिड सिंथेटेज वगैरह पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार स्टेप हुआ तो वो हो जाएगा, मतलब एक्टिवेट आपने कर दिया तो यानी कि आपको हर बार अमाइनो एसिड को चार्जिंग करना होगा। जब अभी मैं ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे जो पहला स्टेप होता है वो चार्जिंग स्टेप होता है। तो वो चार्जिंग स्टेप का मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार कर दिया और हमेशा के लिए हो गया। तो जितने अमाइनो एसिड आते जाएंगे उतनी बार मुझे चार्ज करना पड़ेगा, मतलब उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा। समझ रहे हो भैया? तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। द फंक्शन ऑफ डीएचयू लूप टू रिकॉग्नाइज दिस स्पेसिफिक अमाइनो एसिड सिंथेटेज को ये क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। तो यानी कि मेरे पास 3-4 लूप्स हो गए। टी ओमेगा सी वाला जो है वो मेरा राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करेगा, त्रिशूल जिसके पास है। डीएचयू लूप जो है ये मेरा अमाइनो एसिड, अमाइनो एसाइल सिंथेटेज ट्रांसफर सिंथेटेज, जो क्या है एंजाइम का नाम, अमाइनो एसाइल सिंथेटेज को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, अल्टीमेटली अमाइनो एसिड चार्ज हो जाएंगे। ये उसके लिए हो गया। और जो ये आपका रिकॉग्नाइजेशन लूप है ये आपका एंटी कोडॉन को करेगा। और एक्सेप्टर आर्म जो आपका सीसीए आर्म है, यहाँ पर अमाइनो एसिड जो होते हैं वो आके बाइंड करते हैं। तो ये मेरी कहानी हो गई। इसके बाद कुछ यहाँ पे आपके वेरिएबल आर्म भी होते हैं, इनका भी अपना रोल होते हैं। तो कुछ यहाँ पे आपको ये सारी स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से ये आपका ट्रांसफर आरएनए स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब अगर मैं मैसेंजर आरएनए की बात करता हूं तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका सबसे कम पाया जाता है। द एमआरएनए इज 1 to 5% ऑफ द सेल ऑफ टोटल आरएनए। तो इसीलिए जब भी आप कभी लैब में ज्वाइन करेंगे और कभी अगर आप आरएनए का आइसोलेशन करते हैं, फिर उसके बाद आपको क्यूपीसीआर लगाना होता है, तो बहुत ही सावधानी के साथ आरएनए का काम करना होता है। और आरएनए को कभी हम इस तरीके से रूम टेम्परेचर पे नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो डिग्रेड भी कर जाएगा, पहली चीज। और चूंकि मुझे बहुत ही सावधानी के साथ आइसोलेट करना है, क्योंकि आपकी जो पॉपुलेशन ही बहुत कम है, समझ रहे हैं। मान लीजिए कि आपकी जो आरएनए है उसमें केवल और केवल 1 से 5% मेरा एमआरएनए है, जिसमें भी एमआरएनए में भी जो आप जाओगे तो बहुत डिफरेंट वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। तो इसी वजह से ये आपको बहुत ध्यान से करना है। इसके अलावा द नेम एमआरएनए दिया किसने है, जैकब एंड मोनॉड ने दिया है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यही अल्टीमेटली जाके इनका रोल जो था जैकब मोनॉड का, लैक ओपेरॉन में भी आपका नाम इनका आता है। द एमआरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक डीएनए इन द न्यूक्लियस, यानी कि आपका ट्रांसक्रिप्शन से जो आपका बनता है वो मेरा एमआरएनए बनता है। और लीस्ट स्टेबल आरएनए जो कि मैंने आपको बता दिया, जो कि बहुत ज्यादा डिग्रेड होने की संभावना होती है, तो मैसेंजर आरएनए मेरा सबसे ज्यादा डिग्रेड होगा। तो कुल मिला के मैंने आपको यहाँ पे आरएनए के बारे में हमने समझ लिया। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैंने आपको आरएनए जो था वो मैंने एक जगह पे लाके पूल कर दिया है। बाकी अभी आगे और अच्छे अच्छे डायग्राम लगे हैं तो आपको और कहानी क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं बढ़ता हूँ, आपका जो प्रोटीन की फैक्ट्री है जो मेरी, वो मेरी राइबोसोम है। तो अब मैं यहाँ पे राइबोसोम के बारे में चर्चा करूंगा कि राइबोसोम कैसे कार्य करते हैं। तो राइबोसोम की जो डिस्कवरी है वो आपके पैलाडे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था 1953 में इन द एनिमल सेल्स। दे वर ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज ए डेंस पार्टिकल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन का बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, तो सबके पास कहीं ना कहीं एक मेम्ब्रेन होता है, लेकिन यहाँ पर आपकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि राइबोसोम क्या आपका मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, तो बात बिल्कुल सही है। राइबोसोम इज नॉट सराउंडेड बाय द एनी मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं, जो कि मैं बार बार 70s की बात हमने कर ली, तो ओवरऑल स्टोरी क्या है कि ये आपके दो सब यूनिट से बना हुआ होता है। एक राइबोसोमल सब यूनिट लार्ज होती है, जो कि एक डोम लाइक शेप होता है। दूसरा जो होता है वो स्मॉलर होता है। ठीक है, जो कि आपका एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो मतलब एक लार्ज सब यूनिट होगी और एक उसके ऊपर स्मॉल सब यूनिट होती है। तो दोनों ही आपस में जुड़े होते हैं। इसके अलावा दो राइबोसोम सब यूनिट को रिमेन यूनाइटेड विद ईच अदर ड्यू टू ए स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। तो ये जो आपस में जुड़ते हैं, इसके लिए जो इनको एक को फैक्टर की आवश्यकता है, वो मैग्नीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं मैग्नीज के कंसंट्रेशन को डाउन कर दूंगा तो ये क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, जो कि आपकी नेक्स्ट लाइन में लिखी गई है। तो ये आपकी कहानी हो गई है। और जैसे ही मैं इसमें कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो ये क्या हो जाते हैं, राइबोसोम एसोसिएट हो जाते हैं और एक अपना डाइमर बना लेते हैं। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस मैनी राइबोसोम फॉर्म ए चेन इन ए कॉमन मैसेंजर आरएनए, जो कि एमआरएनए से मैं सिंथेसिस कराऊंगा, जो अभी आप ट्रांसलेशन में आगे देखोगे। तो बहुत सारे राइबोसोम आके बाइंड करते हैं, जो आगे मैंने फिगर लगाया हुआ है। तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगा, पॉलीराइबोसोम बोलूंगा या पॉलीसोम बोलूंगा। और इसी को ही मैं क्या बोलूंगा, एर्गासोम बोलूंगा। तो ये स्ट्रक्चर का नाम याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया भर की चीजें जानते हैं लेकिन एर्गासोम नहीं जानते हैं।
ठीक है? या पढ़ा भी होगा बट ये कॉमनली टेक्निकली यूज़ नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे गलती होने की संभावना ज़्यादा है। तो पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम या एर्गासोम आपको याद रखना है। इसके अलावा राइबोसोम के बारे में आपका हो गया। बाकी आपसे ये बहुत ही छोटी बातें हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एस जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट व्हिच इनडायरेक्टली मेजर द डेंसिटी एंड साइज ऑफ द राइबोसोम। तो ये आपका जैसे आपका पढ़ते नहीं कि आपने जब मैंने ब्रूस अल्बर्ट कह रहा हूँ, जब मैंने बियर लैम्बर्ट लॉ पढ़ाया तो मैंने वहां पे ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीएल बताया, फिर जब इसको चिन्ह को हटाया तो एक आपका एप्सिलॉन आके जुड़ गया। तो एक तरीके का कांस्टेंट है जो कि पर्टिकुलर यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका स्पेसिफिक सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, जो इनडायरेक्टली डेंसिटी और साइज को क्या करता है, मेजर करता है। बाकी 70s राइबोसोम आपका राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, यानी कि आरएनए और प्रोटीन का बना होगा, जिसमें 70s में आपका क्या है, आरएनए ज्यादा है, प्रोटीन कम है, याद रखिएगा। बाकी अभी मैं इसको आगे अभी आपको दिखाऊंगा। 80s वाले में क्या है, मेरे पास आरएनए और प्रोटीन में प्रोटीन ज्यादा है और आरएनए कम है। बाकी आगे आपको और अच्छे अच्छे डायग्राम मिल जाएंगे। 70s जो होगा वो आपका 30 और 50 में डिसोसिएट होगा। 30s जो होता है ये आपका 60s इसकी स्मॉलर सब यूनिट से बना होता है, मतलब एक आपका 16s जो आपका 30s होता है वो 16s राइबोसोमल आरएनए को कोड करता है या उसको बनाता है कह सकते हैं। और 50s वाला जो होता है वो आपका 23s और 5s के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यानी कि इसमें ये आपके प्रोटीन्स ये होता है और राइबोसोमल आरएनए ये होता है। एस जो होता है आपके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को बताता है, जो हमने इसको समझ लिया। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका मैग्नीशियम की कितनी कंसंट्रेशन मुझे चाहिए, तो बिलो 0.0001 मोलर मैग्नीशियम द टू सब यूनिट डिसोसिएट हो जाते हैं। तो यानी कि जो मुझे मिनिमम कंसंट्रेशन मैग्नीशियम की चाहिए वो मुझे 0.001 से ज्यादा चाहिए। वाइल द अबव दिस स्ट्रेंथ ऑफ द राइबोसोम कैन कम टुगेदर टू फॉर्म ए डाइमर। तो कुल मिला के यहाँ तक आपको कहानी याद रखनी होगी। बाकी ठीक है, हो सकता है उतने तक ना जाए, बट आपको मैग्नीशियम याद रखना है कि राइबोसोम के एसोसिएशन में आपका मैग्नीशियम जो होता है वो क्रिटिकल रोल प्ले करता है। बाकी 40s राइबोसोम में आपके 33 प्रोटीन होते हैं और 18s राइबोसोमल आरएनए होता है। और जो हमने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था कि यही आपके कैपिंग में स्मॉलर सब यूनिट जो होता है कैप को रिकॉग्नाइज करता है। 60s में जब आप जाओगे तो यहाँ पे 28s, 5.8s और 5s, तो यानी कि 5s जो है वो आपका 70s और 80s दोनों में मुझे कॉमन देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी इस तरीके से ये आपका स्ट्रक्चर होता है, इसको आप देख लीजिएगा। फंक्शन क्या करेगा, सीधा एक लाइन में राइबोसोम जो है वो आपका प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। इसमें दो चीजें आपने पढ़ा होगा, द फ्री राइबोसोम सिंथेसाइज करता है नॉन सिक्रीटरी प्रोटीन को, और जो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाइंड होते हैं, जिनको मैं रफ ईआर बोलता हूं, उनसे जो प्रोटीन मेरी बनती है वो आपकी सिक्रीटरी प्रोटीन होती है। तो ये हमेशा याद रखेंगे, जो फ्री राइबोसोम होता है वो आपका नॉन सिक्रीटरी प्रोटीन बनाएगा। क्योंकि भाई ऑब्वियस ही बात है, आपको ट्रांसपोर्ट करना होगा तो आपको ईआर से गोल्जी में जाता है, दुनिया भर की चीजें होती है, फिर उसके बाद ऑर्गेनेल्स पे जाना है। तो आपको जो भी, अगर आप सिक्रीटरी प्रोटीन बना रहे हैं तो आपको ईआर की मदद लेनी पड़ेगी। तो यानी कि राइबोसोम अगर ईआर से लगा हुआ है तभी वो सिक्रीटरी प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। फ्री राइबोसोम सिंथेसाइज स्ट्रक्चरल एंड एंजाइमेटिक प्रोटीन फॉर यूज इनसाइड द सेल। द अटैच्ड राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर ट्रांसपोर्ट, जो मैंने अभी ऑलरेडी बता दिया। दस दीस ऑर्गेनेल आर आल्सो नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री। तो यानी कि राइबोसोम को मैं प्रोटीन की फैक्ट्री कह सकता हूँ। न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन आर प्रोसेस्ड विद द हेल्प ऑफ सेपरोनिन प्रोटीन्स होती है, जो हमने प्रोटीन फोल्डिंग में बताया कि जब आपका प्रोटीन नया नया बन के निकलेगा तो वहां पे आपके कुछ सेप्रोनिन प्रोटीन्स होती हैं जो उनकी फोल्डिंग को असिस्ट करती हैं या करेक्ट फोल्डिंग कराने में हेल्प करती हैं। कहानी समझ में आ गई। बाकी सेडवर्ग यूनिट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। व्हेन एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देयर आर अटैच्ड विद देयर 60s सबयूनिट द ईआर बाउंड राइबोसोम सिंथेसाइज सिक्रीटरी। तो ये मैंने आपको समझा दिया है। इसके अलावा अगर राइबोसोम्स के बारे में और इंपॉर्टेंट बातों को देखें तो ये आपका स्मॉलेस्ट होता है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल है। याद रखिएगा, बहुत स्मॉलेस्ट, अगर आपसे कोई पूछा जाएगा कौन सा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है तो मैं राइबोसोम का नाम लूंगा। मेम्ब्रेन लेस है और ये आपका एक तरीके का राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है। दे आर आल्सो कार्ड ऑर्गेनेल विद इन द ऑर्गेनेल। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यह एक तरीके के क्या होते हैं, ऑर्गेनेल विद इन द ऑर्गेनेल इनको कहा जाता है। दीज contain ribosomal RNA and the protein ribosomal subunit are synthesized in the nucleolus में synthesize होता है, which is formed by the norm of SAT chromosome। तो ये एक अलग स्टोरी है। थोड़ा बहुत जो चीजें आपको याद रखना है, न्यूक्लियोलस याद रखना है कि आपका राइबोसोमल सबयूनिट सिंथेसाइज कहाँ होती है, तो वो मेरी न्यूक्लियोलस में होगी। ये मेरा जो है वो आपका स्मॉलेस्ट है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल है, या ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, द फ्री राइबोसोम जो होगा वो नॉन सिक्रीटरी प्रोटीन बताएगा, और जो भी ईआर से बाउंड होगा वो मेरा सिक्रीटरी प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हमने पॉलीराइबोसोम की बात की थी उसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि आपका यहाँ पे बना हुआ है। पॉलीराइबोसोम सिंगल एमआरएनए इज ट्रांसलेटेड
simultaneously by the several ribosome producing many copy of a polypeptide chain. When the first ribosome attached to mRNA translocate far enough past the start codon, a second ribosome attach होता है same mRNA पर, eventually resulting in a number of ribosome attach हो जाते हैं, जिसको मैं क्या बोलूंगा, पॉलीराइबोसोम। तो यानी कि आप देख सकते हैं स्टार्ट एंड जो है 5 प्राइम एंड है, एंड ये आपका 5 3 प्राइम पर है। तो जो आपके इनकमिंग राइबोसोम सब यूनिट होते हैं वो आते हैं, बाइंड करते जाते हैं, और ये आपकी ग्रोइंग पेप्टाइड जो है वो निकलती जा रही है। तो एक समय ऐसा आता है कि यहाँ पे बहुत सारे राइबोसोम जो होते हैं वो आके बाइंड कर जाते हैं पर्टिकुलर, और ये मूव करते रहते हैं। तो इस जो स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगा, पॉलीराइबोसोम बोलूंगा। और जैसे ही आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है, ये आपके डिसोसिएट हो जाते हैं। तो कुल मिला के आपको जो सिंपल सी कहानी समझनी है कि जैसे जो यहाँ पे बताया गया है कि सिंगल एमआरएनए ये ट्रांसलेटेड साइमल्टेनियसली बाय सेवरल राइबोसोम। तो यानी कि एक एमआरएनए को जो ट्रांसलेशन हो रहा है उसमें कई सारे राइबोसोम इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं मैनी कॉपी ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन। व्हेन द फर्स्ट राइबोसोम अटैच टू द एमआरएनए translocate far enough past the start codon, a second ribosome attaches to the same mRNA, eventually resulting in the number of the polyribosome. It is found in the both prokaryote and eukaryote, दोनों में ये मुझे देखने को मिलेगा। तो यहां से ये क्वेश्चन याद रखिएगा। बाकी पॉलीराइबोसोम को मैं क्या बोल सकता हूँ, पॉलीसोम बोल सकता हूँ या एर्गासोम बोल सकता हूँ, ठीक है। बाकी सेवरल राइबोसोम बाइंड टू एन एमआरएनए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन फॉर्मिंग पॉलीसोम। तो यानी पूछेगा कि अगर आपका ट्रांसलेशन हो रहा है तो कितने राइबोसोम बाइंड कर रहे हैं, एक दो तीन, तो नहीं भैया, सेवरल राइबोसोम, कई सारे राइबोसोम आके वहां पे बाइंड करते हैं। बाकी वही चीज यहाँ पे भी दी गई है, प्रोकैरियोट राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। यानी कि जो आपका राइबोसोम होता है प्रोकैरियोट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है, एसोसिएटेड होता है। दे आर अबाउट 50 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर तक इनकी साइज होती है। मेड अप ऑफ द टू सब यूनिट से बने होते हैं, 50 और 30, जो हमने ऑलरेडी समझ लिया। राइबोसोम आर द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू द सिंगल एमआरएनए एंड फॉर्म ए चेन, जिसको मैं पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम बोलूंगा। द राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू द प्रोटीन। तो यहां तक की कहानी हमने समझ ली, एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो अब मुझे आरएनए भी समझ में आ गया, अब मुझे ट्रांसफर आरएनए भी समझ में आ गया, राइबोसोम भी समझ में आ गया। तो अब मैं ट्रांसलेशन को नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से आपको भी समझा सकूंगा और आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरीके से ये कहानी आपकी समाप्त हो गई है। नेक्स्ट पार्ट में ट्रांसलेशन के मैकेनिज्म पे हम फोकस रहेंगे। तो आशा है कि ये सारी चीजें आपको अच्छी लग रही होंगी, काफी अच्छे से आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है, और करते रहिए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी अब लगभग आपकी समाप्ति पर है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।